गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्याम। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग कनिका। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और बिना किसी विलंब के मैं डॉक्टर श्याम को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। तो मैंने सोचा कि आज आज मैं कल के विषय के ऊपर जरा एक्सटेंड करूं। मैंने आपसे बताया था कि ये अबाउट मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, वो किसका इम्पैक्ट क्या है, और जो हमने बताया कि लो बैक पेन, नेक पेन और फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, सिर्फ और सब मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के अंदर है। लेकिन और एक बात मैंने आपसे बताया नहीं, वो है बोन हेल्थ के बारे में। तो आज मैं यहाँ पर बात करना आया हूँ विटामिन सी के इम्पैक्ट बोन हेल्थ में। ये टॉपिक में गहराई से जाने से पहले समझ जरूर कि हमारी हड्डियां सिर्फ बेजान टिश्यू नहीं है, एक डायनामिक जिंदा टिश्यू है। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डी में दो टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट, जो हमारे हड्डी को हर दिन बनाते हैं। दूसरे ऑस्टियोक्लास्ट, जो हमारे हड्डी को खाते जाते हैं। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर दिन ये सेल्स एक दूसरे को बैलेंस करके जाते हैं। बैलेंस ठीक से होते तभी हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, जब भी हमारे होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता ही लगते, जब हमारे बोन ब्रेक होते हैं तभी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं हाँ आपके हड्डी में तो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि हमें इसको संभलना चाहिए। तो विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड बोन फिजियोलॉजी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ स्कर्वी, आपको पता है स्कर्वी रोकने के लिए है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए है। लेकिन विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोन में। पर्टिकुलरली एक बोन है, उसका नाम है ट्रेबेकुलर बोन। एक स्पंज जैसी हड्डी, जो लॉन्ग बोन्स हमारे जो लेग्स है, आर्म्स है, वो बोन्स के सिरहोम और में है, रिब्स में है, स्कल में है, वर्टिब्रे में पाई जाती है। इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं विटामिन सी। खास तौर पर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में विटामिन सी सप्लीमेंटेशन का असर महत्वपूर्ण है। रिसर्च से पता चलता है कि जब इन महिलाओं को विटामिन सी दिया जाता है तो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी, जो मैंने बताया था ये जिसको मेंटेन करने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, इनको जब भी विटामिन सी दिया जाता है इनका बोन मिनरल डेंसिटी 3% तक बढ़ जाती है। सबसे अधिक सुधार ऑफ कोर्स बीएमडी में उन महिलाओं में देखा गया है जो अपने आहार में विटामिन सी के साथ एस्ट्रोजन और कैल्शियम भी ले रही थी। तो ये एक बात है। तो इसके अलावा अधिक विटामिन सी का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस होने के इंसिडेंस को 33% तक कम करता है। सोच लिए 33%। एक हाल ही में किए गए मेटा एनालिसिस, जो मेटा एनालिसिस बोलते हैं कि सब स्टडीज को मिलजुल कर एक एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। इस साइंटिफिक लिटरेचर में है। तो इन्होंने भी इन निष्कर्षों को समर्थन दिया है, ये बताते हुए कि आहार में अधिक बार विटामिन सी लेने से हिप फ्रैक्चर्स, जो हिप फ्रैक्चर्स की प्रेवलेंस में 34% की कमी आती है। इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन सी के। विटामिन को मैंने बताया तो बहुत रोल है, स्ट्रेस में भी रोल है, लेकिन बोन के रोल अभी हम हमें दिखा रहे हैं कि बोन में भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा कि सिर्फ 50 मिलीग्राम पर डे, सोचिए 50 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी का सेवन बढ़ाने से हिप फ्रैक्चर्स के जोखिम में 5% की कमी हो सकती है। 5%।
तो ये निष्कर्ष खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बुढ़ापे में हिप फ्रैक्चर्स, विकलांगता और मृत्यु के एक प्रमुख कारण होते हैं। देखो, एक सिंगल रीजन है जो जब भी हम बूढ़े होते हैं, जब गिरने से होते हैं, हमारे हिप फ्रैक्चर होते हैं, वो हमारे मृत्यु की या विकलांगता की एक बहुत रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे हड्डी को संभालना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज है, अच्छी डाइट है, उसके साथ विटामिन सी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिलचस्प बात है कि एक 17 साल की एक स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि विटामिन सप्लीमेंटेशन से हिप फ्रैक्चर्स के इंसिडेंट्स में बहुत कमी आई है। ये विटामिन सी का इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करते हैं। और फिर 2009 में एक बहुत बढ़िया स्टडी से ये पता चला कि आहार में विटामिन सी का सेवन हमारे बोन मिनरल डेंसिटी पर काफी असर करती है, खासकर विटामिन डी की कमी वाले बूढ़े लोगों में। तो यही था मेरा आज का सोच कि विटामिन सी को ये मत सोचो कि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए ही है। ये मत सोचो कि ये विटामिन सी हमारे स्कर्वी के लिए है। विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है हमारे हर दिन, हमारे बचपन से हमारे जब बूढ़े होने तक ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, यही था मेरा सोच। आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा विवेक पराशर से। विवेक है हमारे इनोवेशन साइंस के एनालिटिकल हेड, एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जो हर इंग्रेडिएंट्स को ठीक ठाक देखते हैं, और ये हमारे बोल सकते हैं हमारे इंस्पेक्टर है, ताकि हम सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही हम मार्केट में भेजें। तो इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे लिए। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आज वो हमारे साथ है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद में बात करेंगे, वो है डायबिटीज, और उसके बारे में एक वेरी वेरी इंसाइटफुल टॉपिक है आज आपके लिए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी इनवाइट विवेक, stage is yours. Yeah. Thank you Dr. Shyam. Good evening. Good morning everyone. मेरा नाम विवेक है और आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। कल का लिफ्ट 360 जो सेशन था उसमें भी आपने इंसुलिन और इंसुलिन के रोल्स को समझा, इंसुलिन कैसे आपकी बॉडी को प्रभावित करता है, कैसे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। आज उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डायबिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं उससे पहले। ओके, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। यस, थैंक यू। सो जैसे हमारे टॉपिक का नाम है ये डायबिटीज, रॉबिंग योर बॉडी इन पॉकेट, तो समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे डायबिटीज जो एक बीमारी है, ये बीमारी के साथ साथ और अकेले अपने आप से प्रभावित नहीं करती, ये बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है। तो ये बीमारी जब एक्सपेंड होती है तो कई सारे मल्टी डिसीजेस में कन्वर्ट करती है, और हमारी बीमारी के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस को भी बढ़ाती है। इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम 3 फेजेस में समझेंगे, जहां पे पहले आने वाले इम्पैक्ट हमारे फाइनेंसेस पे, सेकंड डायबिटीज हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है, थर्ड हम डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। ये एक इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में ज्यादा डायबिटीज 20 साल से लगभग 80 साल के लोगों में ज्यादा पाई गई है। जहां पे 2019 में सिर्फ 7 करोड़ लोगों को ये डायबिटीज हुआ करती थी, वहीं 2030 में ये प्रोजेक्शंस हैं कि ये लगभग 10 करोड़ लोगों को हो जाएगी। 2045 तक आते आते डेटा ये सजेस्ट करता है कि ये डायबिटीज के जो रोगी हैं लगभग 13 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो अगर आप ईयर वाइज ये डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करें तो लगभग पाएंगे कि 2 से 2.5% लोग
हर साल डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। कुछ डेटा ये भी कहता है कि ये जो पूरा भारतवर्ष में डायबिटीज लगभग 9% लोगों को है। 1 मिलियन डेटाबेस ऐसा पाया गया, 10 लाख लोग ऐसे पाए गए जो 2019 में सिर्फ डायबिटीज की वजह से जिनकी मृत्यु हुई। हम बहुत सारे लोग जो रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं, जिनकी डायबिटीज डायग्नोस्ड हुई है, ये सिर्फ उनका डेटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेकअप्स भी नहीं कराए हुए हैं, और वैसे लोगों की संख्या लगभग 43 मिलियन के आसपास आगे गई है। लगभग 4.25 करोड़ के आसपास ऐसे लोग पाए गए हैं या मारे गए हैं जिन्होंने अब तक अपनी डायबिटीज के टेस्टिंग्स भी ठीक से नहीं करवाए गए हैं। तो ये डेटा अपने आप में बड़ा ही सरप्राइजिंग है और बड़ा ही अलार्मिंग है। हम सभी को इसका ध्यान रखना होगा कि हम इस तरह की बीमारी के शिकार ना बने। डायबिटीज से जुड़े कुछ और तथ्य मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमने पाया गया कि लगभग 1990 के आसपास तब और अब के 2013 तक के डायबिटीज में आने वाले ग्रोथ पैटर्न को देखें तो लगभग हमने 100% से ज्यादा या लगभग 128% लोग ऐसे 128% का डेवलपमेंट इतने सालों में देखा गया। इसी डेटा को अगर हम और प्रोजेक्ट करना चाहें, बाइफरकेट करें मेन एंड वुमेन में, तो हमने पाया कि वुमेन में लगभग 109% महिलाओं में ये डायबिटीज के सिम्टम्स पाए गए और 126% पुरुषों में ये सिम्टम्स पाए गए। लगभग अगर हम देखें तो पुरुषों में डायबिटीज के लिए वल्नरेबिलिटी ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले। 2040 तक आते आते हमारा डेटा कहता है कि ये लगभग 125 मिलियन लोग, लगभग 12 करोड़ लोग डायबिटीज से शिकार हो जाएंगे, जो 2015 में सिर्फ 69 मिलियन के आसपास होता था। लगभग डबल 100% ग्रोथ इन 15 ईयर्स। 15 साल में नंबर डबल हो जा रहा है इस बीमारी से। ये बीमारी जो कि हमारे रहन सहन के तौर तरीकों की वजह से, हमारे इनएक्टिव मीन्स हमारे रेगुलर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ना होने की वजह से, ये हमारे खान पान के तरीके या हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से ज्यादा होती है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें हमारी जीवन को नियमित रूप से एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करना होगा, नियमित रूप से अच्छे खान पान, बैलेंस्ड डाइट को लेना होगा और हमारी हेल्थ को कंट्रोल करना होगा। हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डायबिटीज में होता क्या है। तो जैसे आपने कल की प्रेजेंटेशंस पे भी इंसुलिन के रोल को समझा, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन का नाम है पेनक्रियास। ये पेनक्रियास क्या करता है कि ब्लड जो हमने पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज होता है तो ये ग्लूकोज वहां से ब्लड सेल्स में आता है और ब्लड के थ्रू आपकी शरीर की बाकी सारी भागों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, ये जो ब्लड से जाने वाला ग्लूकोज है, ये शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं जिनको हम सेल्स बोलते हैं, उनमें अवशोषित होता है, उनमें एब्जॉर्ब होता है। ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, इसको रेगुलेट करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होता है। ये इंसुलिन अगर आप देखेंगे, मैं आपको अगर पॉइंटर है तो उससे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज, यहाँ पर ये इंसुलिन एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स पे आकर इंसुलिन डिपॉजिट होते हैं जो ग्लूकोज ट्रांसमिशंस को रेगुलेट करते हैं और हमारी शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाते हैं, जहां पर कोशिकाएं इस ग्लूकोज को एज एनर्जी यूज करती हैं। हमारे शरीर की होने वाली सारी प्रक्रियाओं में जो एनर्जी लगती है वो इसी ग्लूकोज से हमें मिलती है। ये ग्लूकोज जब कोशिकाओं में अधिक मात्रा में होता है तो हमारी कोशिकाएं इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेती है। जब भी कभी हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है, ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हम अपनी अगेन दैनिक दिनचर्याओं में लगने वाली ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे हमारा पेनक्रियास इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। पेनक्रियास में एक सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीटा सेल, जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन का काम करता है। तो कई बार जेनेटिकली किसी पर्टिकुलर सेल में जब म्यूटेशन होता है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशन होता है,
या कई बार ऑटो इम्यून डिसीज, जहाँ पे कोशिकाएं अपने आप को ही खाने लगती हैं, वहां पर हमारी बीटा सेल्स के डैमेज होने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। तो इंसुलिन हमारी शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं, तो ब्लड में पाया जाने वाला ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में एब्सॉर्ब ही होना बंद हो जाता है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसुलिन रिसेप्टर तो है, ग्लूकोज भी है, बट इंसुलिन रिसेप्टर्स के पास इंसुलिन ही नहीं है, तो वो ग्लूकोज ट्रांसमिशन को या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट नहीं कर पाता, तो शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज अवशोषित होना बंद हो जाता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। आप सभी ने सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन हमारी शरीर की बीटा सेल्स में प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है बीटा सेल्स में, ये पर यहाँ पर आने के बाद हमारी बॉडी या हमारी शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो इस इंसुलिन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, रिसेप्ट नहीं कर पाती। जब ये इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये, अगर आपने जैसे कल की प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा कि लगभग एक ताला चाबी की तरह, ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ये ताला चाबी की तरह होता है। एक निश्चित ताले में एक निश्चित चाबी ही लगती है, अगर वो ताले की दूसरी चाबी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर काम नहीं करेगी। तो इंसुलिन जिन इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है, वहां कोशिकाओं में डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्ट होना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और ग्लूकोज का रेगुलेशन भी बंद हो जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। अगर हम कुछ और फाइनली डेटा देखें तो हम पाएंगे कि डायबिटीज की जो कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनमें टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 में चूंकि बचपन से ही ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से या ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता, तो ये डायबिटीज की कंडीशन होती है। तो ये बेसिकली शुरुआत में ही बच्चों के 5-10 साल तक की स्टेज तक आते आते ये कंडीशंस प्रिवेलेंट होने लगती हैं। इन कंडीशंस पे लोगों को इंसुलिन दिया जाता है बाहर से और फिर वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जो कि डायबिटीज के टोटल नंबर जो है उनमें लगभग 90 to 95% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के पाए गए, जहां अगेन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्ट नहीं हो पाता और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, ग्लूकोज कोशिकाओं में अवशोषित नहीं होता। थर्ड वन है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो 7 से 16% केसेस ही पाए गए हैं। ये बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में आने वाले हार्मोनल चैलेंजेस की वजह से होता है, और जो चेंजेस वहां पे हो रहे होते हैं उनसे वेट गेन होता है, कई बार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, कई बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और इन सारे हार्मोनल चेंजेस के दौरान ये डायबिटीज बढ़ जाती है। इसका इम्पैक्ट होने वाले बच्चों पे भी हो सकता है। आगे आने वाले फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज के लिए इस तरह के बच्चे ससेप्टेबल्स होते हैं। बट ये केसेस सामान्यतः प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस के बाद या प्रेगनेंसी के बाद अपने नॉर्मल कंडीशंस में भी इजीली आ जाता है। दो और कंडीशंस हैं जो कम पाई जाती हैं बट ये ज्यादा क्रोनिक है, जिनमें एक है मोडी, दूसरी है लाडा, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स। अच्छा, मोडी में क्या होता है, जैसे हमने शरीर में पाया कि कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में होते हैं आरएनए, डीएनए, है ना। तो अगर किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस हो जाए, उसकी नॉर्मल अवस्था से वो परिवर्तित हो जाए, वैसी कंडीशंस में यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम्स काम करता है और हमारी बीटा सेल्स डैमेज होती हैं, और इस कंडीशंस को हम मोडी बोलते हैं। इस तरह के केसेस यूजुअली कम अवस्था में या कम उम्र में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लाडा की बात करें तो ये 30 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। इसको हम 1.5 डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके कुछ सिस्टम्स ऑटो इम्यून की तरह होते हैं, जहाँ बीटा सेल्स डैमेज होती हैं, जेनेटिकली ये भी आगे न्यू जनरेशंस को जाता है। और कुछ सिम्टम्स टाइप डायबिटीज की तरह भी होते हैं, जहाँ पे इंसुलिन बन तो रहा होता है बट बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है, इसीलिए इसको हम 1.5 डायबिटीज भी या लाडा डायबिटीज भी कहते हैं। अच्छा, अब हम रोल ऑफ इंसुलिन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर कल हम बात कर चुके हैं। तो इंसुलिन में होता क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी शरीर की कोशिकाओं में जाकर अगेन ताला चाबी का एक कॉन्सेप्ट है, उस तरह से जाके अपने आप को रिसेप्ट कराता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये हमारा इंसुलिन काम करता है, जो हम सभी को मालूम है। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो
कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो ये कोशिकाओं में सिर्फ ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना या वहां पे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना या रेगुलेट करना वहां तक ही सीमित नहीं है। ये एडिपोज इश्यूज में जाकर लाइपोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस दो और एक्टिविटीज को भी कंट्रोल या रेगुलेट करता है। लाइपोजेनेसिस में क्या होता है, ये फैटी एसिड फॉर्मेशंस और फैटी एसिड के साथ में ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। और लाइपोलाइसिस में क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। तो इस तरह से या कन्वर्ट करने से इनहिबिट करता है बेसिकली, क्योंकि अगर ग्लूकोज से हम एनर्जी ले रहे हैं और अगर हम जो हमारी फैट के रूप में जो हमने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है उसको ज्यादा तोड़ेंगे तो वो भी ब्लड स्ट्रीम में आकर फ्लो करना शुरू करेगी, जो अगर जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो ब्लड में तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एल सेल्स पाई जाती हैं। ये एल सेल्स का काम क्या होता है, ये GLP-1 को प्रोड्यूस करती है, फॉर्म करती हैं। ये GLP-1 क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक बड़ी आजकल इस पे काफी काम चल रहा है और ये GLP-1 जो है ये बीटा सेल्स के को रेगुलेट करते हैं या उनकी एफिकेसी को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब GLP-1 ठीक से काम कर रहा होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये भी इसका एक रिलेशनशिप वहां से बिल्ड होता है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे अगर ग्लूकोज है, जैसे हमने सेल की बात की कि सेल ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को अपनी दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं। आपके हर शरीर के मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट, हर चीज में वही ग्लूकोज हम यूज कर रहे होते हैं। पर से ग्लूकोज आपके शरीर में, ब्लड में है तो बहुत सारा, पर वो ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं के अंदर आ नहीं पा रहा। तो क्या होता है, हमारी ब्लड सेल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो हमें जब भी ब्लड चेक करते हैं तो उसमें ग्लूकोज हमको निकलता है कि काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम कहते हैं अरे शुगर तो बढ़ गई हमारी। पर शरीर की कोशिकाओं में वो जा नहीं रहा, तो शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल रही, तो वो भूखी भूखी रहेंगी, उनको लगेगा कि यार हमको तो मिल नहीं रहा खाना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जब माइंड को सिग्नल्स देता है, तो माइंड को सिग्नल्स तो इस तरह से जाते हैं कि यार भूख बहुत लग रही है, ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज होता तो है, बट आपकी कोशिकाओं में ना आने की वजह से आपको भूख भी बहुत लग रही होती है। तो ये एपेटाइट कंट्रोल का काम अगर इंसुलिन रेगुलेट ठीक से करे, इंसुलिन के साथ न्यूरोट्रांसमिशन सर्किट ठीक रहे, तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को कंट्रोल करता है, ये आपकी भूख को रेगुलेट करता है और नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके चलता है। तो ये इंसुलिन के कुछ बड़े रोल्स हैं जो अपनी बॉडी में ये जिनके लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात समझी कि हमने खाना खाया, खाना खा के हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके जो ग्लूकोज रिलीज हुआ उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, ब्लड से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो गया, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में एब्जॉर्ब हो गया, कोशिकाओं ने उससे एनर्जी बनाई और उससे आगे अपनी दिनचर्या चलाई। अब सोचो, सपोज करो कि अगर यही ग्लूकोज जाना बंद हो जाए तो होगा क्या, जैसे हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये अगर आप पिक्टोरियल देखेंगे और जो हमने टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी देखी थी कि इंसुलिन है तो बहुत, बट वो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रेगुलेट नहीं कर पा रहा। तो कोशिकाओं के बाहर पोर्शन में ये जो व्हाइट स्मॉल डॉट्स हैं ग्लूकोज हैं, ये सेल है, ये इंसुलिन है, तो इंसुलिन भी काफी सारा है, ग्लूकोज भी सारा है, कोशिकाओं के अंदर आ नहीं रहा। ये क्यों आ रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसको ना कई बार लोग एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं, विच इज इन्फ्लेशन। जैसे एक जमाने में आप 50 पैसे में 5 संतरे वाली गोली ले लेते थे, संतरे वाली गोली लेनी शुरू की, फिर वो 50 पैसे में 1 संतरे वाली गोली आनी शुरू हुई। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई और एक टाइम ऐसा है कि 50 पैसे अब मार्केट में होते ही नहीं है, वो मार्केट से आउट ही हो गए। तो मतलब वो 50 पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब जैसे 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 आपकी इंसुलिन का रेजिस्टेंस मींस कोशिकाओं के ऊपर इंसुलिन ज्यादा आता है बट रिसेप्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कोशिकाओं के ऊपर रिसेप्टर्स डैमेज हो गए हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी और एक्टिविटी की वजह से। तो इंसुलिन होता तो है बट बॉडी में रिसेप्ट नहीं हो पा रहा होता, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज्यादा करना पड़ता है, और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो और ज्यादा डेंसिटी बढ़ती है और कोशिकाओं में उसका अब्सॉर्प्शन और कम हो जाता है। इस तरह से हमारी सेल वॉल जो है या सेल जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो जाती है, वो उसको एब्सॉर्ब करना बंद कर देती है और ये कंडीशंस और डिफिकल्ट होती है। यहाँ पे हमारी ग्लूकोज के लेवल हाई हो जाते हैं, हाई इंसुलिन के लेवल हो जाते हैं, बट चूंकि कोशिकाओं के अंदर एनर्जी नहीं होती तो भूख ज्यादा लग रही होती है, और जब भूख ज्यादा लग रही होती है
तो हम फिर से खाना खा लेते हैं। तो एक बड़ी ये साइकिल बन जाती है, जब हम खाना भी ज्यादा खा रहे होते हैं, एनर्जी भी कम मिल रही होती है, और फिर हम कंटिन्यूसली मोटे हो रहे होते हैं और हमारी डायबिटीज बढ़ रही होती है, ब्लड शुगर हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। इस साइकिल को रोकना बहुत जरूरी है। तो हम कौन कौन से मेन रीजंस हैं, हम वैसे सारी बातें कर चुके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ जल्दी से हाईलाइट करता हूँ। एक तो जेनेटिकली ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से, या मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन ऐसे भी हैं बॉडी में हमारे जो कि हम हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स जो हैं या एंटीकोसाइटिक्स हैं, ये बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। कई बार हमारी डाइट अगर पुअर है या हार्मोनल चेंजेस हमारे साथ हुए हैं तो भी हमें दिक्कत आती है। स्लीप अगर हमारी अप्रोप्रिएट नहीं है, हम ठीक से नहीं सोते, तो अल्टर्ड स्लीप कंडीशंस में भी ये सिचुएशंस आती हैं। बॉडी में सूजन ज्यादा आ जाए तो ये दिक्कत आती है। हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तनाव में हमें ये दिक्कत ज्यादा आती है। एज बढ़ने के साथ में एल्डरली बुजुर्गों में ये इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा पाया गया है। आगे चलते हैं, हम देखें कि कॉम्प्लिकेशंस मेजरली जो डायबिटीज की वजह से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस हम देखेंगे कि ये आइस में, तो आइस में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम देख पाते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात तो है कि आपने अपने करीबी लोगों में नोटिस किया होगा कि जब उनकी शुगर बढ़ जाती है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज जो है, ये वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी आंख जो रेटिना के आसपास जो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें वो स्वेलन जाती है, वो रेड हो जाती हैं, और इसको हम ये ठीक कंडीशन नहीं होती है। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ब्लड ग्लूकोज की एक्सेस होती है, और वो भी काफी वहां पे नुकसान पहुंचाती है। न्यूरोपैथी, ब्रेन, हार्ट, एक्सट्रीमिटीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लड प्रेशर से और हम बात कर ही चुके हैं। एक्सट्रीमिटीज जैसे जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस होती हैं, जिनमें कि हम जैसे हाथ हुए या पैर हुए, अगर हम वहां पे देखें तो जब ज्यादा शुगर होती है ब्लड में तो पैर नम हो जाता है, सुन्न हो जाना जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, या हमारे पैरों में छोटी इचिंग होगी, हल्का सा टिकलिंग गुदगुदी सी भी होगी, और अगर हम ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो उस दौरान थोड़ी सूजन भी होती है। तो डायबिटीज के कई सारे बड़े नुकसान भी हैं। हमने पहले भी बात की न्यूरोपैथीज में, जैसे कि कॉग्निटिव फंक्शंस को भी ये बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट करता है। तो इन सभी अलग अलग ऑर्गन्स को डायबिटीज स्लोली बहुत इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमने हमारी प्रेजेंटेशन की शुरुआती लाइन में कहा था कि रॉबिंग योर मनी एंड रॉबिंग योर बॉडी मींस डायबिटीज अकेली एक बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी के बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे उनको भी नुकसान पहुंचा रही होती है, और उनकी भी फंक्शनैलिटीज को बहुत डैमेज कर रही होती है। अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो ये 2-3 छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो फास्टिंग शुगर बिना खाए अगर हमने शुगर करें तो 100 से अगर कम आ रही है तो हम कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं। अगर हमारी 100 से 125 mg के आसपास अगर हमारी शुगर निकल के आ रही है तो हम कहते हैं कि अब प्री डायबिटिक है, और 125 से ऊपर निकल के आ रही है तो हम बोलते हैं डायबिटीज है। तो फास्टिंग शुगर हम लोग घर पे कर पाते हैं, कई बार हम बाहर डॉक्टर के कराते हैं। एक हीमोग्लोबिन A1C, ये HbA1c टेस्ट जो हम करवाते हैं, ये टेस्ट भी जो है ये बेसिकली लास्ट 120 डेज 3 से 4 महीने की एवरेज शुगर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ब्लड में पाई जाने वाली शुगर, क्योंकि ये बेसिकली होता क्या है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं, और अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो लगभग इक्विवेलेंट हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को बाइंड करता है। तो एक तो हीमोग्लोबिन को कम करता है आपकी बॉडी में, दूसरी चीज अगर आप उस बाइंडेड ग्लाइकोनेटेड हीमोग्लोबिन को अगर देखें तो आप बता पाते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे अगर आप रोज की शुगर देखें तो वो सुबह दोपहर शाम को काफी चेंज होती है, बट अगर हम HbA1c की वैल्यूज को देखें तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट मानी जाती है। इसीलिए डायबिटिक लोगों को ये 3 से 4 महीने में टेस्ट कराना होता है। इसका भी 5.7% से अगर नीचे तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल, 5.7 to 6.4 तक के बीच में है तो हम बोलते हैं प्री डायबिटिक, और अगर इससे ज्यादा है तो हम बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें बेसिकली हम 12 घंटे तक किसी इंडिविजुअल को खाना पानी देते नहीं,
12 घंटे के बाद हम शुगर करते हैं और फिर बाद में उसको एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी पिलाते हैं लगभग 75 ग्राम के आसपास। और ग्लूकोज के सॉल्यूशन पिलाने के बाद फिर हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसके ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज या शुगर के अमाउंट को चेक करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें इंसुलिन का एक्टिविटी कितनी ठीक है। क्योंकि जैसे जब इंसुलिन होगा नहीं और ब्लड शुगर अगर बढ़ती जाएगी तो वो हमें ये बता पाएंगे कि सुबह फास्टिंग में पर से 150 थी और शुगर पीने के बाद इसकी शुगर 200 हो गई और 2 घंटे बाद 250 हो गई, तो वो एक टेस्ट होता है। तो ये कुछ टेस्ट हम करवाते हैं जो हमें आई थिंक रेगुलरली करवाते रहने चाहिए। हमें हमारी शुगर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। ये एक बड़ा क्रिटिकल डेटा है, हमारे पास टाइम कम है। मैं आपको जल्दी से इसकी हाईलाइट्स बताता हूँ। जैसे अगर HbA1 का स्कोर आप 1% से रिड्यूस कर लें, पर से आपकी वैल्यू 7 आती है और अगर आप इसको 6 पे लेके आ जाएं, अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करके इतना करें, तो इससे सबसे पहले तो 12% आपके स्ट्रोक, दिल के स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। हार्ट डिसीजेस 16% तक कम हो जाएंगी। आपका पेरिफेरल वस्कुलर डिसीजेस लाइक जो हमने कहा कि पैरों में नमनेस एंड इचिंग एंड ऑल, वो 43% तक कम हो जाएगी और आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां लगभग 23% कम हो जाएंगी। आपकी ओवरऑल सेविंग्स लगभग 80,000 रुपए सिर्फ स्ट्रोक से कम, लगभग 1.25 लाख रुपए आपकी हार्ट डिसीजेस से कम, लगभग 1 लाख रुपए आपकी पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस में कम और लगभग आई डिसीज में 25%। तो आप जो एक बहुत बड़ा अमाउंट अपनी डायबिटीज को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में या उसको क्योर करने में लगाते हैं, आप उसे सेव कर पाएंगे। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जैसे आपने देखा कि मेडिकल एवरेज, मीडियन एवरेज एनुअल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मींस जो आप डायरेक्टली डॉक्टर क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट जैसे आप ब्लड से चेकिंग कर रहे हैं, घर पे कोई और काम कर रहे हैं या उससे जुड़े दूसरे फंक्शंस में, जो जब जैसे आई डिसीजेस में अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो तो लगभग 25,000 से 4,000 रुपए के आसपास का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल के आती है, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स जो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है सालों के साथ। तो आप अपनी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी बचा सकते हैं और जो डायबिटीज और उसके कंट्रोल पे जो एक अमाउंट बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, आप उसे भी बचा सकते हैं। डायबिटीज के मैनेजमेंट में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आई थिंक हम सभी इनके बारे में अवेयर है, बट एक बारी दोबारा से याद करते हैं, अपनी अपनी मेमोरीज में फीड करते हैं और अपने माइंड में कॉन्शियसली ये ध्यान करते हैं कि हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हमें लगातार एक्सरसाइजेस करनी है, लगातार एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी हेल्थी रहती है और आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है। वेट आपका जो वेट है वो कम करना है, स्पेशली कमर के आसपास वाला वेट, क्योंकि ये वेट आपकी डायबिटीज को बढ़ाने में ज्यादा रोल प्ले करता है। आपको डाइट हेल्थी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन रिच डाइट्स आपको लेनी है, कंट्रोल्ड डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट का लेना है, आपको अप्रोप्रिएटली सोना है लगभग 7 से 8 घंटे हर दिन, एंड आपको स्मोकिंग भी छोड़नी है, क्योंकि स्मोकिंग भी डायबिटीज को बढ़ाता है। कुछ और चीजें जैसे हम अगेन कि हमें पानी काफी पीना होगा, हमें हेल्थी वेट के लिए लिमिटेड फूड खाना होगा, कंट्रोल डाइट लेनी होगी, हमें अपने जो कम कैलोरीज वाला फूड बनाना होगा। तो ये कुछ और भी घरेलू आपके लिए एक्टिविटीज हैं जो मेरी तरफ से प्रपोजल है। जैसे सबसे पहला आपको खाना ठीक खाना होगा, फाइबर रिच फूड लेना होगा, प्रोटीन रिच फूड लेना होगा, आपको बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर और जो मैदा जैसे रिफाइंड आटा रहता है वो आपने बंद करने होंगे। आपने ज्यादा पानी पीना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इन्हीं के साथ मैं आपको एक्टिविटी देना चाहता हूँ जो कि आप अपनी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आप एमवे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बता सकते हैं कि आप कैसे अपनी ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप डायबिटीज से निजात पाएंगे और कैसे आप अपने साथ साथ अपने फैमिली और अपने से जुड़े हुए लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशंस मेरी होती है खत्म। एंड तो आज की कनिका आप sir, thank you so much, sir. I am Mukesh, and there was slight technical glitch. And good morning, everyone. And thank you so much, sir, for आपने जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें। आई एम श्योर हम सबको मालूम है डायबिटीज कितनी बड़ी समस्या है आज हिंदुस्तान के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल भी घोषित किया गया है और सर ने बहुत
बहुत सारी जानकारी दी हमें किस तरीके से हम अपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। और देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में शायद बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि अगर हम उन पे ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने खाने पे, थोड़ा एक्सरसाइज पे, थोड़ा अपने स्लीप पे, थोड़े अपने लाइफस्टाइल पे, थोड़े अपने ये बेसिक जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायबिटीज एक इकलौती बीमारी नहीं है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर को अपनी ओर खींचती हैं। सर ने बताया हमारे को कि किस तरीके से डायबिटीज अगर है तो रेटिनोपैथी हो सकती है, किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ सर ने हमें एक्टिविटी ऑफ द डे भी बताया। तो मेरे ख्याल बहुत जरूरी है कि आज मैं देख पा रहा हूँ 69th डे जो आज आपके 100 डेज के सफर में आप यहाँ तक आए हैं, एंड आई एम श्योर बहुत ही एक्साइटिंग आपकी जर्नी चल रही है अभी तक। और इस सफर में अगर मैं देखता हूँ हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सुनने को मिला है, ऐसी जानकारी आपको मिली है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। और आप सबको मैं देख पा रहा हूँ जो स्क्रीन पे है, और कुछ टीम जो जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, उनके रोज के जो एंगेजमेंट लेवल है, जो प्लेट्स वो अपने फूड प्लेट्स शेयर करते हैं, जिस तरीके से वो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको सर ने एक एक्टिविटी बताया है आज का, और वो एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है कि आज आप बताएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या करते हैं अपने परिवार जनों के साथ। खान पान का ध्यान बेहद जरूरी है, और उससे जुड़े हुए खर्चों के बारे में भी सर ने बताया कि डायबिटीज को हम किन पैरामीटर में जब देखते हैं कि वो किस, जैसे प्री डायबिटिक बॉर्डर लाइन केसेस के बारे में भी सर ने बताया, क्लियर कट डायबिटिक केसेस। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट कोई नहीं होता, इसको अमूमन हमें करते रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो सर ने बताया कि हीमोग्लोबिन में HbA1 टेस्ट जो कि आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल बताता है। मैं अगर आपको सर की सारे बातों को तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बेहद अलग है, और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों के बारे में कवर किया है। और हर दिन आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक एक्सपर्ट आपके बीच आते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर हेल्थ एक्सपर्ट जो आपको बताते हैं किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप दूर रख सकते हैं, राइट। और ठीक वैसे ही इस सफर में आपके साथ आपकी फिटनेस एक्सपर्ट भी जुड़ी रही है, और बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं आप लोगों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, जिनसे आप सब मिल चुके हैं और लगातार आपके सफर में बहुत ही